हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग इथिक्स का पहला लेक्चर करेंगे और मैं ये प्रयास करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका ये इथिक्स की जो सीरीज है ये कंप्लीट हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इथिक्स की एक तो मेरे पास ये जो नोट्स है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये तो ठीक है। इसके अलावा मेरा खुद का भी नोट्स है। तो ये मुदित जैन सर का नोट्स है, तो इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो वो सब भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो लेट्स बिगिन। इथिक्स अगर हम लोग इसको लेमन लैंग्वेज में समझें तो ये एक ब्रांच ऑफ मोरल फिलॉसफी है दैट गाइड्स पीपल अबाउट राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ दियर एक्शन। क्या सही है और क्या गलत है, ये हमको इथिक्स बताता है। इथिक्स के जीएस पेपर 4 के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो डेफिनेशन है, जो की टर्म्स हैं, उनकी जो डेफिनेशन है वो हम लोग रट्टाफाई कर लें। तो इससे होगा क्या, एक वेटेज एडवांटेज मिलेगा कि जब हमको वहाँ पेपर में कम समय में और ज़्यादा स्कोर करना है तो वो हमको फिर बेनिफिट देगा कि जैसे अगर जैसे 2013 में क्वेश्चन आया था इथिक्स एंड वैल्यूज़ में डिफरेंस ऐसा करके, तो वहाँ पर अगर हमारे पास एक डेफिनेशन होती एथिक्स की और वैल्यूज की तो हम डायरेक्ट उससे उसको लिख करके शुरू कर सकते थे और ये काफ़ी स्कोरिंग भी होता है। ज़्यादातर आंसर को अगर अपने से बनाने का प्रयास करें तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता शुरुआती उसमें, लेकिन अगर हम लोग डेफिनेशन से शुरू करें तो ये कंफर्म है कि आंसर थोड़ा बेहतरीन बन जाता है। तो अब इथिक्स के जो डेफिनेशन है वो तो जो यहाँ पर है, ये it is the study of human action from the point of view of its rightfulness and wrongfulness. Ethics is the science that human ought to be, मतलब किस तरीके से इंसान को रहना चाहिए। It regulates the direct human life and it gives the right orientation to one's existence. As a theory, ethics provides the basic fundamental principle of moral judgment as a practice in and practice it is concerned about in to be gained and means of attaining it. ओवरऑल इथिक्स की आपको एक छोटी सी डिफिनीसन चाहिए, और वो छोटी सी डिफिनीसन जैसे है कि इथिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मोरल फिलॉसफी सॉरी ethics is the branch of moral philosophy. Ethics is a branch of moral philosophy that guides people about rightness or wrongness of their action. As simple as that. Whenever the question is asked, you can write this simple definition. Now, what is the role of ethics? अच्छा, ethics जो है वो हमारा human behavior guide करता है। ये these are key terms. You can use these terms to gain weightage advantage in your answer. Uh, Only write in your notes these key terms. First of all, the definition that I have told you, you can write that, and after that these some key terms in human behavior, in political and social life, uh, to economic life. देखिए, कोई भी यूपीएससी का सबसे बड़ा फंडा ये है कि जैसे एक पेस्टले अप्रोच होती है, पेस्टल अप्रोच, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, सोसाइटी, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट भी ले सकते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से, तो इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में आप इथिक्स को फिक्स करिए। जैसे पॉलिटिक्स में इथिक्स का क्या है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, क्या रोल हो सकता है, इकोनॉमिक्स में क्या रोल हो सकता है, सोसाइटी में क्या रोल हो सकता है, टेक्नोलॉजी में क्या रोल हो सकता है। इन दीज टाइम्स वी आर सीइंग द कंसर्न्स रिगार्डिंग डाटा प्राइवेसी, मिस यूज़ ऑफ डाटा, डाटा थेफ्ट, इस तरीके से। और इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है। नाउ वी आर, एक क्वेश्चन भी आया था आई थिंक 2016 या 17 में इन्वायरमेंटल एथिक्स के रिगार्डिंग मेंस में।
तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो रोल ऑफ इथिक्स भी हो जाएगा। ये इथिक्स आप थोड़ा पेशेंस से समझेंगे अभी, क्योंकि मैं एक बिगिनर हूँ और ये मेरा नया फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए थोड़ा आपको समस्या जारी होगी, क्योंकि थोड़ा मुझे भी जारी है पढ़ाने में। धीरे धीरे करके अगर आप पेशेंस से इसको करेंगे तो ये आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट और हाईली 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 स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। देन नेक्स्ट, the importance of ethics. Now, what can be the importance of ethics? You can yourself imagine कि इथिक्स का, नैतिकता का हमारे जीवन में क्या प्रभाव हो सकता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन, गांधी जी का है ना, वो गांधी जी ने एक बुक लिखी थी, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था। वो ज़्यादातर वो जो बुक है उसको आप इथिक्स के एग्जाम्पल में लिख सकते हो। सेल्फ रियलाइजेशन और इंट्रोस्पेक्शन, improves thinking, perspective and judgment, deep desires for good, to live a better life. These are some, you can only memorize these keywords. These keywords will give you a weightage advantage in writing your मेंस आंसर। अभी थोड़ी देर में मैं आपसे मेंस का एक 2013 का क्वेश्चन भी आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो देन नेक्स्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ इथिक्स, essence of ethics, types of principle. Essence means intrinsic nature and indisputable quality of ethics which determines character. तो इस तरीके से एथिक्स की ये जो है तो एसेंस और स्कोप, ये जो कुछ भी कहिए आप ये, हालांकि ये सब आपको अभी थोड़ा वो समझने में दिक्कत आ रहा होगा, क्योंकि मैं पढ़ रखा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा ये ऐसा लग रहा है कि ये मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ। लेकिन जो अभी आपकी जो है तो आप शुरुआत कर रहे हैं अगर एथिक्स की, तो ये सब चीज़ें आपको मेमोराइज करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से देन नेक्स्ट, फर्स्ट प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज द एसेंस ऑफ एथिक्स? वी हैव थ्री प्रिंसिपल्स। फर्स्ट प्रिंसिपल, इट इज सेल्फ एविडेंट इन इंट्यूटिवली नोन फॉर बाय ऑल एंड कैन नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम ह्यूमन हार्ट। नाउ इथिक्स जो है ना वो अंदर से आता है। अच्छा, एक और हमेशा सवाल बना रहता है, और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि दो अपोजिट एनिमीज़ हैं, एक दो अपोजिट वे हैं, एक एनिमीज़ नहीं, आप एक तरीके कहिए किसी चीज़ को डील करने का। एक है एथिक्स, एक है कानून। एथिक्स जो है वो आपके इंटरनल प्रिंसिपल्स हैं, और लॉ क्या है? जो एक्सटर्नल प्रिंसिपल है, जो आपकी गवर्नमेंट ने आपको कोडिफाई किया है, ताकि जो है तो एनार्की ना आए स्टेट में, है ना। तो इस तरीके से तो इथिक्स बहुत ही ज़्यादा इंटरनल होता है। तो पहला प्रिंसिपल तो ये इंटरनल हो गया। दूसरा, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, इट रिक्वायर्स रिफ्लेक्शन। नाउ अगर आपके अंदर इथिक्स है तो उसका आपको दिखना भी चाहिए। फिर इट रिक्वायर्स स्टडी डिस्कर्सिव थॉट्स, मीन्स समथिंग ये एसोसिएटेड है कि आपके ये बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल प्रिंसिपल होने चाहिए इस तरीके से। और अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप ये समझिए कि यहाँ पर जो बताने की कोशिश की जा रही है इथिक्स और मोरल के बीच में डिफरेंस। तो इथिक्स तो हमने समझ लिया, इसको एकदम रट्टाफाई कर लीजिए। इथिक्स इज द ब्रांच ऑफ मोरल फिलॉसफी दैट गाइड्स पीपल अबाउट राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ देयर एक्शन। अब इसी के कॉन्ट्रास्ट आप मोरल्स को देखिए। मोरल्स आर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर और प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग विच वी हैव गिवन टू आवरसेल्व्स। जैसे कि अगर मेरा मोरल्स ये है कि किसी को नहीं मारना है, तो ये अगर मेरे प्रिंसिपल्स हैं ये कि किसी को नहीं मारना है, तो ये मेरा मोरल प्रिंसिपल है। लेकिन किसी का ये नहीं भी हो सकता है, उसके मन में ये है कि अगर कोई गलती करेगा तो उसको मार देना है, ऐसा। लेकिन इथिक्स क्या कहता है कि सही और गलत में आप डिफरेंस करिए, इस तरीके से। तो इन दोनों के मोरल्स की भी आप एक डेफिनेशन इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। आवर मोरल्स आर स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर और प्रिंसिपल ऑफ राइट एंड रॉन्ग विच वी हैव गिवन टू आवर सेल्फ। नाउ इसी में एक और टॉपिक आता है वैल्यूज का। मतलब ये इथिक्स, मोरल्स एंड वैल्यूज, ये तीनों जो की टर्म्स हैं, इनकी आप एकदम डिफिनीसन को रट्टाफाई कर लीजिए। जैसे वैल्यूज़ की जो डिफिनीसन हो गई, तो वैल्यूज आर द इंडिविजुअल प्रिंसिपल्स और क्वालिटीज दैट गाइड जजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और ग्रुप। तो वैल्यूज क्या हो गया? एक ये इंडिविजुअल प्रिंसिपल है, क्वालिटीज़ है,
जो गाइड करती है जजमेंट और बिहेवियर ऑफ अ पर्सन और अ ग्रुप। तो ये तीनों काफ़ी ऐसा लगता है कि लिंक टर्म्स हैं, इसलिए इनको रट्टाफाई करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हमेशा इनको सिनोनिमस कभी-कभी हम लोग यूज़ कर लेते हैं आम बोलचाल में, लेकिन जब इसको सब्जेक्टिव आंसर्स में लिखा जाता है तो इन तीनों की अलग-अलग डेफिनेशन होती है। तो इस तरीके से अब एब्सोल्यूट एथिक्स क्या है? ये आइडियल कोड ऑफ कंडक्ट। रिलेटिव एथिक्स क्या है? मतलब कि आप थोड़ा उसमें सहजता है आप में, है ना? एब्सोल्यूट और रिलेटिव किसी भी टर्म्स में हो, चाहे वो एथिक्स की, चाहे आपके नॉर्मल बिहेवियर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव का वही मीनिंग होता है, बस आपने एक एथिक्स लगा दिया। ये सब कुछ आपके पास आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जानना, लेकिन फिर भी अब क्योंकि ये नोट्स में और ये आपके सामने एक पीडीएफ आ रहा है, मैं बताऊँगा नहीं तो आपको लगेगा कि ये कैसा स्किप कर रहा है ना? इस तरीके से। अब यहाँ पर यही बताने की का प्रयास किया जा रहा है कि लॉ और एथिक्स में डिफरेंस क्या होता है। तो लॉ जो कोडिफाइड बाय रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, और एथिक्स जो है दीज आर द मोरल प्रिंसिपल दैट गाइड अवर राइटनेस और रॉन्गनेस ऑफ अवर एक्शन। तो जैसे कोई चीज़ लीगल है, लॉफुल है, लेकिन वो इथिकली नहीं भी सही हो सकती। जैसे लीगल है मतलब कि अगर आपने किसी को कैपिटल पनिशमेंट दिया, किसी कानून बनाया, कोई कानून जैसे महिला सशक्तिकरण के लिए कई सारे कानून बनाए गए हैं, उसमें आपने लीगल पनिशमेंट रखी है, कैपिटल पनिशमेंट रखी है। तो अब आपने किसी को फांसी पे लटका दिया, लेकिन इथिकली कहा जाता है कि भाई सबका जीने का अधिकार है, काहे को किसी को, है ना, मार रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक देश का कानून दूसरे देश में गलत हो और दूसरे देश का कानून उस देश में गलत हो। जैसे कई ऐसे देश हैं जहाँ अबॉर्शन लीगल है, लेकिन कई ऐसे हैं जहाँ अबॉर्शन इलीगल है। इवन अमेरिका में कई ऐसे स्टेट हैं जहाँ अबॉर्शन लीगल है, और और बाकी जगह ये इलीगल है ना? तो इस तरीके से लीगैलिटी और एथिक्स में जो है तो थोड़ा-सा डिफ़रेंस आता है। और मोरालिटी मतलब ये जो तीनों चीज़ें मैंने आपको इसका पूरा इस पूरे पेज का क्रक्स बता दिया कि आप पहले 3 डेफिनेशन याद करिए, एथिक्स, वैल्यूज एंड मोरल्स। ये तीनों डेफिनेशन आप याद करिए। अब इनमें लिंक भी होता है। जैसे अब मैं आपको अगर इसमें एक लिंक बताऊँ कि एथिक्स और मोरल्स और वैल्यूज में क्या कैसे लिंक होता है। हाँ, इसको अगर आप उसमें अपने आंसर में बनाते हैं ऐसा एक डायग्राम, तो आपको ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा और स्कोर भी अच्छे मिलेंगे। तो एथिक्स और ये हो गया मोरल्स, और ये हो गया वैल्यूज़। अब एथिक्स हो गया, मोरल्स हो गए, ये हो गया वैल्यूज़। ये डायग्राम आप अपने नोट्स में बना लीजिए। थोड़ा ये रफ है क्योंकि मैं इसमें आईपैड में बना रहा हूँ तो ठीक से नहीं आ रहा है, लेकिन आप इस तरीके का डायग्राम आप अपने नोट्स में बना लीजिए। और एग्ज़ाम में जब जैसे अगर एथिक्स, वैल्यूज़ और ऐसा कोई क्वेश्चन मिले तो सीधे ये टिक दीजिएगा, छोटा-सा बनाइएगा साइड में और टिक दीजिएगा, तो ये काफ़ी स्कोरिंग होगा। अब इसी को वैल्यूज़ को जब हमको एटीट्यूड, अच्छा वैल्यूज़ से क्या होता है, हमारा एटीट्यूड बनता है, और एटीट्यूड डिफाइन करता है हमारे बिहेवियर को। जैसे अगर हमारा एक पुअर के प्रति कैसा, मतलब एक नेगेटिव एटीट्यूड है, तो जो हमारा बिहेवियर होगा वो भी नेगेटिव होगा। छी, डम फेलो पुअर मैन, ऐसा कहते हैं ना लोग। तो उसके कारण वैल्यूज़ हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं जो हमको दी गई हैं पेरेंट्स के थ्रू, और जो हम हाई प्रोफाइल सोसाइटी में रहे हैं सोसाइटी के थ्रू, जिस भी तरीके से, तो वो जो वैल्यूज़ थी उनके कारण हमारा एक एटीट्यूड बना पुअर्स के अगेंस्ट, एक नेगेटिव एटीट्यूड बना, और वो नेगेटिव एटीट्यूड हमारा बिहेवियर में डिफाइन हो गया। तो ये जो है तो आपके एथिक्स और मोरल्स और वैल्यूज़ में लिंक है, और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो एटीट्यूड हो गया और जो बिहेवियर हो गया, अभी हम इन दोनों के डेफिनेशन भी आगे देखेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा और है कि जो एथिक्स है वो मॉरलिटी नहीं है, एथिक्स इज़ नॉट मॉरलिटी।
इथिक्स रिलीजन भी नहीं है। जैसे रिलीजन इज समथिंग आल्सो कंटेन ऑर्थोडॉक्स सुपरस्टिशन समथिंग लाइक दैट। इथिक्स इज वेरी सेकुलर नेचर and not something related to religion. Ethics is also not following the rule of law, as we have discussed that ethics is different from law. Law is the code of codified by state government. Now, the various dimensions of ethics. अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे वेरियस डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। तो डिटर्मिनेंट्स क्या हो सकते हैं? इंडिविजुअल फैक्टर्स, सिचुएशनल फैक्टर्स। अच्छा, इंडिविजुअल फैक्टर्स क्या होता है? जैसे हमारा खुद का नॉलेज कि हमको पुअर्स की हेल्प करनी चाहिए, जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है उनके प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए, जो वुमेंस हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको जानवरों की तरह ना पेड़ दो, है ना। कभी आपने देखा होगा कुछ लोग बड़ी निर्दयता के साथ ट्रीट करते हैं लोगों को, है ना। छोटा बच्चा वो तो शरारत करता ही है, लेकिन अपने को ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि तो ये सब कैसे आएगा? ये इंडिविजुअली जो हमने नॉलेज एक्वायर किया है सोसाइटी से, है ना। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे ये यहाँ पर मैं आगे जा कर के आपसे डिस्कस ही करता, लेकिन यहीं पर बता देता हूँ। एक होती है डिओंटोलॉजिकल एथिक्स, ये कांट की है। ये नॉन कंसिक्वेंस होती है, नॉन कंसिक्वेंस मतलब इसमें आपका मीन्स जो है ये भी अच्छा होना चाहिए। आपको एंड बस आपको डिफाइन नहीं करता कि आपका एक्शन एथिकल है, आपका मीन्स डिफाइन, मीन्स भी इम्पोर्टेंट होता है। इस तरीके से नॉन कंसिक्वेंशियल इसको कहते हैं। और एक होता है कंसिक्वेंशियल, कि अगर अंत भला तो सब भला, मतलब वाट एवर मैथड यू हैव अडॉप्टेड टू अचीव द वेरी गुड गोल, देन दैट मैथड इज इथिकली करेक्ट। लेकिन कांट इसको नलीफाई करते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश किया गया है कि ऐसा सब कुछ। तो ये एक इंडिविजुअल फैक्टर में आप ये थोड़ी सी चीज़ जान लें कि ये किस तरीके से हमारे इथिक्स को डिटरमाइन करता है, जो हमारा नॉलेज वगैरह होता है। सिचुएशनल फैक्टर होता है कि आप कई सारे सर्कमस्टांस आपके पास बन गए हैं, उससे जो आपको उन परिस्थितियों से जिस तरीके से आप पले बढ़े हैं और जो कुछ भी उनके जो दबाव में जो कुछ भी आप निर्णय लेते हैं, तो ये भी आपके इथिक्स को डिटरमाइन करता है कि आप में क्या एथिकल बिहेवियर है। मेन ये, हालांकि ये सब अब ऑड हो गया है, कभी पूछा नहीं जाता, पर फिर भी क्योंकि आप लोग बिगिनर्स हैं और ये सारी चीज़ें अब डिस्कस करना, अब क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो काफ़ी ज़रूरी हो गया है। लेकिन ये जब मैं स्लाइड रोक रहा हूँ तो ये छोटे छोटे पॉइंट, मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर से कुछ दो चार इंडिविजुअल फैक्टर्स मिल गया, दो चार अक्षर की नॉलेज जैसे डिटरमाइन होता है सिचुएशनल फैक्टर में, तो ये सब आप एक रफ नोट्स में लिखते जाइएगा। तो इससे क्या होगा, आपका 10-12 पन्ने का एक सेल्फ नोट तैयार हो जाएगा पूरी इथिक्स का। और वही 10-12 पन्ने का नोट्स आपको फ्यूचर में बहुत बहुत हेल्पफुल होगा मेंस के टाइम में, जब आप ये आप अपना जो है तो क्या आंसर रिवाइज कर रहे होंगे या प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। नेचर ऑफ एक्शन, चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग, ये सब जैसे मैंने सब डिस्कस कर लिया, है ना। अब रिलीजियस बिलीफ, डिस्कशन विथ अदर्स, मोरल फिलोसफर, मतलब कि आपका ये भी हो सकता है कि आपका रोल मॉडल कौन है, सेल्फ ओरिएंटेड सोसाइटी, सिचुएशन गॉड, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब मैंने पहले भी बताया है एथिक्स एक रिलीजन नहीं है, लेकिन कभी कभी हम लोग सारे मैसेज जो है तो गॉड से इथिकल प्रिंसिपल डिराइव करते हैं। जैसे हम लोग भगवान कृष्ण से लेते हैं। हालांकि ये भगवत गीता के बहुत सारे श्लोक बहुत हेल्पफुल हैं मेंस आंसर राइटिंग में, पर अभी हमारा कंसर्न ये है कि जो डिवाइन कमांड है वो भी हमारे इथिकल बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो और ये जो है तो फिलोसफर्स तो हैं सोक्रात, प्लाटो, सारी चीज़ें ये यहाँ पर ये डिस्कस की गई है। अब अब ये सब चीज़ें जो लिखी है सारी चीज़ें बकवास है, आपको कहीं काम नहीं आएगी। लेकिन ये जो डेफिनेशन है जैसे इथिक्स की वर्ड डेफिनेशन, ये हम लोग ऑलरेडी एब्सोल्यूट इथिक्स में देख चुके हैं कि जो कंप्लीट सोसाइटी है, मतलब एक सैचुरेटेड सोसाइटी है, वहाँ पर जो सैचुरेटेड वैल्यूज आ गई हैं वो एब्सोल्यूट एथिक्स हो गया, ठीक है। ये मैंने लेमन लैंग्वेज में बात कर दी है, लेकिन आपको स्टैंडर्ड जो यहाँ पर डिफिनेशन लिखी हुई थी इसको रेक्टिफाई कर लेना है। रिलेटिव एथिक्स क्या है कि ये इवॉल्विंग एथिक्स है। अभी ना सोसाइटी अभी पूरी तरीके से मैच्योर हुई है ना, तो उसके प्रिंसिपल भी अभी इमेच्योर है ना, ठीक है। तो ये एब्सोल्यूट जब सोसाइटी मैच्योर हो गई है
और उसके प्रिंसिपल मैच्योर हो गए हैं। रिलेटिव एथिक्स मतलब अभी सोसाइटी मैच्योरिंग स्टेज में है, ठीक है, डेवलप्ड और डेवलपिंग का कॉन्सेप्ट है। बस ऐसा आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया। ह्यूमन कॉन्शियसनेस, ये काफ़ी स्पिरिचुअल लीडर इसकी बात करते रहते हैं। ये मोरल कॉन्शियसनेस, मोरल रिलेटिविटी, एथिकल, ये कुछ डिफिनेशन आपके किसी काम की नहीं है, जैसे ये हो गई, ये हो गई, है ना। हाँ, एथिकल स्केप्टिसिज्म ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा बहुत, इनकी सबकी रीडिंग और इनके टर्म्स की मीनिंग, क्योंकि अब आप लोग इंग्लिश मीडियम से हैं तो इन सबको समझना चाहिए। एथिकल स्केप्टिसिज्म क्या है कि आदमी एक ही प्रिंसिपल को डिसाइड नहीं कर, जैसे सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डिसाइड एंड गिव रीजन व्हाट इज इथिकली राइट और रॉन्ग। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हाईली मतलब वो काफ़ी ज़्यादा अभी संदेहात्मक स्थिति में है। तो इस तरीके से जब स्थिति हो जाती है कि आदमी यही नहीं डिसाइड कर पाता भाई सही एक्शन क्या है और गलत एक्शन क्या है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिविज्म, सब्जेक्टिविज्म, ये एक ही कॉन्सेप्ट है अगर आपको पता होगा तो। बस ये इसके सामने मोरल जोड़ देता है, बाकी सारे टर्म इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिविज्म, पॉलिटी ऑब्जेक्टिविज्म, इस तरीके से ये कोई ज़्यादा नॉलेज की बात नहीं है, एक टर्म्स हैं। तो आप, मैंने ये जो पीडीएफ लगा दिया है इससे आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो और ये जो मैंने पढ़ा आपको कॉन्सिक्वेंस थ्योरी, नॉन कॉन्सिक्वेंस, ये डियोंटोलॉजिकल है, कांट की है ना, इस तरीके से ये कांट वाली डियोंटोलॉजिकल थ्योरी, ठीक है। अब ये सब वही सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, तो इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अब डायमेंशन ऑफ एथिक्स थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। तो पर्सनल एथिक्स क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स क्या होती है, सोसाइटल एथिक्स क्या होती है, एथिक्स फॉर फ्यूचर वर्ल्ड क्या होती है, इसको एकदम लेमन लैंग्वेज में समझते हैं। कि जैसे पर्सनल एथिक्स क्या हो गई, जो हमने बताया कि हमारे मोरल प्रिंसिपल जो हमको ये बताते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ठीक है। इसमें कोई एक ऑर्गेनाइज्ड फाउंडेशन नहीं होती है, ये हमने बताया है कि हमको क्या गलत क्या सही, इस तरीके से ये सेल्फ डिटरमाइंड होता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स क्या होती है, जैसे आप किसी कंपनी में काम करने गए, वहाँ का कोड ऑफ एथिक्स है, तो उस कोड ऑफ एथिक्स को एकदम ड्यूटीफुली आप फॉलो करें, वही ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स हो गया। उसका कोड ऑफ एथिक्स ऑर्गेनाइजेशनल एथिक्स है, उसको जब आप फॉलो करेंगे तो वो प्रोफेशनल एथिक्स हो जाएगा। सोसाइटी के एथिक्स, सोसाइटी ने कई सारे नॉर्म्स बनाए हैं, जैसे तुम्हारी शादी हो गई अब तुम दूसरे लड़की के साथ नहीं जा सकते, तुम्हारी शादी हो गई अब तुम दूसरे लड़के के साथ नहीं जा सकती, इस तरीके से जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ये सोसाइटल एथिक्स हो गया। अगर तुम ऐसा गए तो तुम ये पाप कर रहे हो, ऐसा सब कुछ ये सोसाइटी ने बनाया है ताकि अराजकता ना फैले। इसमें बात गलत और सही की नहीं है, बात ये है कि सोसाइटी ये पहले चाहती थी कि ऐसा अराजकता ना फैले, है ना। आप लोग मुझे क्रिटिसाइज़ नहीं करिएगा कि, है ना, मैं कौन होता हूँ किसी चीज़ को रोकने वाला। फिर मैंने आपको बताया था डायमेंशन ऑफ एथिक्स में सस्टेनेबल प्रिंसिपल, मैंने आपको एक चीज़ बताया था इन्वायरमेंटल एथिक्स के बारे में, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो इसमें यही प्रिंसिपल है कि इन्वायरमेंटल जो प्रिंसिपल है उस वहाँ पर जब हम लोग एथिक्स को अप्लाई करते हैं, जैसे कोई कंपनी है और अब वो सिर्फ अपने प्रॉफिट और मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रही है और उस इन्वायरमेंट को कितना लॉस हो रहा है इस पर ध्यान नहीं दे रही है, वाइट वॉशिंग, लेबलिंग, इस तरीके से ग्रीन वॉशिंग कर रही है, तो ये सब एथिकल प्रिंसिपल के अगेंस्ट आते हैं। तो इस एथिक्स की जब हम स्टडी करते हैं तो उसको इन्वायरमेंटल एथिक्स कहते हैं, सस्टेनेबल प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें, ठीक है, इस तरीके से। अब अब ये रिलीजियस प्रिंसिपल की बात कर रहा है कि हाउ रिलीजियस प्रिंसिपल इन्फ्लुएंस आवर एथिकल वैल्यूज, ठीक है। वेस्ट, अच्छा, वेस्ट में आप जाएंगे तो जो रेनाइंसा और इसका रिफॉर्मेशन का पीरियड था, फिर उसके बाद इनलाइटनमेंट का पीरियड आया, तो इसमें जो रिलीजियस प्रिंसिपल थे उनको क्रिटिसाइज किया गया बाद में। तो वहाँ पर जो है तो चर्च की अथॉरिटी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी उसके पहले इस लोगों के इथिकल बिहेवियर को, इथिकल वैल्यूज को। फिर उसके बाद रिफॉर्मेशन और ये सब कुछ है, तो उसके बाद से चर्च की अथॉरिटी कम हुई। तो इस तरीके से वेस्टर्न जो रिलीजियस था वो कैसे इन्फ्लुएंस करते थे, यहाँ पर ऐसी बात की गई है ना। वहाँ काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, हमारी सोसाइटी में भी रिलीजन का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है आज भी इथिकल बिहेवियर में, लेकिन वहाँ पर काफ़ी था कि आप पैसे दे दो आपके पाप माफ़ हो जाएंगे, आप ऐसा कर दो, इस तरीके से। यहाँ पर यही बात की, ये सब आपके कोई ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है, ये एक तरीके से आप एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं। आप इथिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की क्या बात करता है, इथिक्स जो भारत में है तो उसमें आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज आवर रिलीजियस बुक्स इज फुल ऑफ कोर्स, डायरेक्टिव्स
हाई वैल्यूज एंड एथिक्स, इस तरीके से। महाभारत की कहानी में देखिए राइट और रॉन्ग की, है ना, सत्य की जीत हुई और बाकी जो नेगेटिव एनर्जी थी उनकी हार हुई। निष्काम कर्म की, डू योर ड्यूटी विदाउट एक्सपेक्टिंग फ्रूट्स, सेल्फलेस ड्यूटी, इसकी निष्काम कर्म की। ये तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आप एग्जाम्पल की तरह यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। हिस्ट्री की, अच्छा, हिस्ट्री में भी आप बात कर सकते हैं एथिक्स की, राइट रॉन्ग, इस तरीके से। वेदांत फिलॉसफी हो गई, टैगोर गांधी का एग्जाम्पल हो गया, और इस तरह धर्म धर्म सद रामायण, तो ये सारे एग्जाम्पल की तरह आप यूज कर सकते हैं, इसलिए इसमें दिया है। भक्ति ट्रेडिशन जब आया तो इसने भी सोसाइटी के कई सारे जो रिजिड ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी इनके खिलाफ काम किया, तो ये भी एग्जाम्पल की तरह आप यूज कर सकते हैं, है ना। फिर सिख एथिक्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से एग्जाम्पल। अच्छा, ये हो गया। यहाँ पर भी वही रिलीजन जिस तरीके से मॉडिफाई करता है इसके, आपके ब्रह्मचर्य वगैरह, है ना, जो आप महावीरा ने जोड़ा था इस तरीके से, शादी के पहले कुछ नहीं करना, ऐसा। ये हो गया। गुरु ग्रंथ साहिब ने भी जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस थी उनके अगेंस्ट जो काम किया था, ये सिख एथिक्स के अंदर आ गया। यहाँ पर भी मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के लिए काम किया गया। बुद्धा एथिक्स ने जो है तो मध्यम मार्ग के बारे में बताया, है ना, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें, ये एक तरीके की एग्जांपल है, ये बहुत ही मतलब मजेस्टिक सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग है, बस इस तरीके से आप इसको हंसते हंसते पढ़िए पढ़िए आराम से, काफ़ी स्कोरिंग है। अब इन अब यहाँ पर मोरल फिलासफर्स की बात आ रही है, तो प्लाटो और अरिस्टोटल। देखो, एक टर्मिनोलॉजी है स्पा, ये हो गया अरस्तु, ये हो गया प्लाटो, ये हो गया सुकरात। ये प्लाटो सुकरात का डिसिपल था और अरिस्टोटल प्लाटो का डिसिपल था। ये इनके बीच में, तीनों के बीच में रिलेशन है, तीनों की अपनी अपनी थ्योरीज हैं इसको लेकर के, तो वही यहाँ पर डिस्कस की गई है। तो ये जो है तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, इसमें थोड़ा कम दिया है, मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।